आज हम लोग स्टूडेंट्स जो बायोलॉजी है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो है देखेंगे। सेंट्रल एग्जाम में भी ये पूछे गए हैं। ऐसे जो क्लास 10th में बायोलॉजी पढ़ना है उसमें आप देखिएगा कि पहला जो पार्ट है वह क्या है, क्या उसका हेडिंग है। पहला है जो प्रोग्राम पोषण, दूसरा क्या है श्वसन, तीसरा परिवहन, चौथा उत्सर्जन, पांचवा नियंत्रण समन्वय, छठवा आनुवंशिकी तथा छठवा जो है जनन, सातवां आनुवंशिकी और जैव विकास, आठवां हमारा पर्यावरण। तो स्टूडेंट्स हम लोग जो ये चैप्टर देख रहे हैं तो इसमें जो भी चैप्टर का हेडिंग है आप देख रहे होंगे कि ये मेनली जो है सजीव के लक्षण ही है। जैसे जैव प्रगम पोषण, पोषण मुख्य लक्षण है, श्वसन सजीव का ही लक्षण है, परिवहन, उत्सर्जन, ये सभी आप जो देख रहे हैं ये सभी जो है सजीव के लक्षण है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है सजीव के मुख्य 4 लक्षण को लिखें। चार लक्षणों को लिखना है तो आंसर हो जाएगा सजीव के मुख्य 4 लक्षण निम्नलिखित है। क्या क्या है, कौन कौन सा है? पहला हो गया जैव द्रव्य की उपस्थिति, दूसरा वृद्धि, तीसरा पोषण और चौथा श्वसन। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये जो है ये सजीव के 4 मुख्य लक्षण हो गए। पहला में जीव द्रव्य की उपस्थिति जो विशिष्ट न्यूक्लियोप्लाज्म के बना हुआ होता है, सभी जीवधारियों में होता है। दूसरा है वृद्धि, तीसरा है पोषण, पोषण आपको मालूम होगा किसे कहते हैं पोषण, सभी जीवों में होने वाला आवश्यक जैव प्रक्रम जिसमें जीवधारी ऊर्जादायक और शरीर निर्माता पोषक पदार्थों का ग्रहण कर उसका उपयोग करता है उसे हम पोषण कहते हैं। और चौथा है श्वसन, श्वसन से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से ये सजीव के 4 लक्षण स्टूडेंट्स हो गए, ठीक ना। दूसरा प्रश्न है मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य के श्वसन अंगों का नाम लिखना है। ये दूसरा चैप्टर श्वसन से क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन है मछली, मच्छर, केचुआ एवं मनुष्य के श्वसनांगों का नाम लिखना है। आपको याद ही होगा जो मछली का श्वसनांग क्या है, गिल्स है। मच्छर का क्या है, ट्रैकिया। केचुआ क्या है, उसका त्वचा। और मनुष्य का श्वसन अंग क्या है, मनुष्य का श्वसन अंग फेफड़ा है। तो इस प्रकार से ये हो जा रहा है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हम देखते हैं कि मछली का श्वसन अंग गिल्स है, मच्छर का श्वसन अंग ट्रैकिया है, केचुआ का श्वसन अंग त्वचा है तथा मनुष्य का श्वसन अंग फेफड़ा है। अब नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न स्टूडेंट्स है कि पादपों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, आइए इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट तीसरा प्रश्न है कि पादपों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। तो देखिए जो प्लांट्स होते हैं ना, इनमें परिवहन के लिए सिस्टम्स जो होते हैं उसको बोलते हैं संवहन ऊतक। तो संवहन ऊतक में जाइलम और फ्लोएम दोनों होता है, जल से जल और जल से जाइलम, यानी कि जल के द्वारा वो जो है
जल को जाइलम के द्वारा मतलब कि ऊपर की ओर बढ़ता है, जिसमें गैसीय परिवहन कहते हैं। और स्टूडेंट्स जो भोजन बनता है पौधे जो भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश उपस्थिति में, तो वो पत्तियों में बनाते हैं। तो जहाँ पे भोजन बनेगा वो ज्यादा होगा तो उस सिरा को बोलते हैं संभरण सिरा, और इधर जहाँ नहीं बना उसको बोलेंगे उपभोग सिरा। तो इस संभरण सिरा से उपभोग सिरा की ओर जब भोजन को लाना होगा तो उसके लिए स्टूडेंट्स इसमें फ्लोएम होता है। और फ्लोएम देखिए ये 40 नलिकाएं होती है, प्लेट्स होती हैं, उसमें जो है संभरण सिरा से उपभोग सिरा की ओर, मतलब कि जहां बन रहा है वहां पे संभरण सिरा है, और जहां पे भोजन का अभाव उसको उपभोग सिरा बोलते हैं। तो उस सिरा की ओर 40 नलिकाओं की सहायता से भोजन का स्थानांतरण होता है। इसी बात को यहाँ पे नोट कर दिया गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मूत्र बनने की मात्रा का नियंत्रण कैसे होता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट्स क्लियर हो गया कि पौधा में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, फ्लोएम द्वारा होता है। और इसमें जो फ्लोएम की 40 नलिकाएं होती है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जहां भोजन बनता है पत्तियों में उसको बोलेंगे संभरण सिरा, और जहां पे नहीं बनता उसको बोलते हैं उपभोग सिरा। संभरण सिरा से उपभोग सिरा की ओर भोजन का स्थानांतरण 40 नलिकाओं की सहायता से होता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स कि मूत्र बनने की मात्रा का विनिमय किस प्रकार होता है। तो ये जो है बायोलॉजी के उत्सर्जन चैप्टर क्वेश्चन 4 से पूछा गया है। उत्सर्जन किसको कहते हैं? विभिन्न उपापचयी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप जो हमारे शरीर में बेकार पदार्थ बनता है उसको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। बेकार पदार्थ शरीर से बाहर से निकाला जाता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग में जो महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है वो फेफड़ा और किडनी है। तो ये किडनी, मूत्र कहाँ बनता है? किडनी बनता है। तो ये जो किडनी के बारे में पूछा हुआ है कि मूत्र बनने की मात्रा का विनिमय किस प्रकार होता है। तो स्टूडेंट्स जो हम लोगों में जो किडनी होता है ये कितने जुड़े होते हैं? एक जुड़े होते हैं, जो उदर गैम दोनों और साइड्स में स्थित होते हैं। और ये जो होते हैं उनमें जो ब्रिक है इसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है बताइए तो? यस, हाँ, नेफ्रॉन होता है। तो नेफ्रॉन जो है वो ब्रिक की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। तो 3 चरणों में जो है वो मूत्र बनने की क्रिया संपन्न होती है। पहला क्या है? ग्लैमेरुलर फिल्ट्रेशन। दूसरा क्या है? ट्यूबुलर पुनर्वाशोषण। और तीसरा क्या है? ट्यूबुलर स्रवण। इन 3 स्टेप में जो है मूत्र बनने की विनिमय जो है वो पूरा होता है। चलिए उसको स्टेप बाय स्टेप लिख करके देख लेते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स पहला क्या है? ग्लैमेरुलर फिल्ट्रेशन है। दूसरा ट्यूबुलर पुनर्वाशोषण है। तीसरा जो है ट्यूबुलर स्रवण है। होता क्या है कि जो ब्रिक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है ना, उसमें एक रेंज की तरह इस तरह से होता है जिसको बोमेन सपोर्ट कहते हैं। और यहाँ से बोमेन सपोर्ट जो होते हैं ना, यहाँ से इस तरह से ऐसे आ करके और फिर इससे ऐसे एक इस तरह संरचना उसमें होती है, ठीक ना। तो स्टूडेंट्स इसमें होता क्या है कि यहाँ पे जो रक्त लेकर के जाती है अभिवाही धमनी का, तो जैसे ही ग्लैमेरुलस में आती है पतली पतली बहुत ही महीन शाखाओं में बढ़ जाती है। और यहाँ पे उच्च दाब पर अल्ट्राफिल्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, रक्त के बड़े अणु पार हो जाते हैं। रक्त के जो अणु है वो पार हो जाते हैं, और जो बड़े अणु उनमें है जैसे कि ग्लूकोज हो गया या यूरिक एसिड, यूरिया, ये यूरिन में जो मतलब कि मिलता है यूरिक एसिड जो है वो सब इसमें छन जाते हैं और सभी छन करके आते हैं। तो इसमें जो है बेकार पदार्थ भी होता है, ठीक ना। तो इसमें जो बेकार पदार्थ, जो अच्छा है बेकार है, दोनों है। जैसे ग्लूकोज है अच्छा चीज है, बेकार क्या है? तो इसमें जो है विभिन्न तरह के यूरिन वाले जो पदार्थ हैं वो बेकार पदार्थ हैं। तो जो अच्छा है फिर से उसको सोख लिया जाता है, तो उसको बोलते हैं ट्यूबुलर पुनर्वाशोषण। पहला ग्लैमेरुलर फिल्ट्रेशन जिसमें उच्च दाब पे सभी अणु छन गया, बड़ा और छोटा सभी खून से। दूसरे चरण में क्या हुआ? अच्छे पदार्थों को ट्यूब द्वारा सोख लिया गया। और तीसरा में ट्यूबुलर स्रवण, कभी कभी ट्यूब की कोशिकाओं द्वारा बेकार पदार्थ को फिल्ट्रेट में छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स जो है वो मूत्र की मात्रा का विनिमय जो है ब्रिक द्वारा संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स की प्रतिवर्ती क्रिया एवं टहलने में अंतर बताइए। तो प्रतिवर्ती क्रिया जो होता है स्टूडेंट्स क्या है? जैसे कोई भी स्टिमुलस या उद्दीपन आया शरीर के प्रति तो तुरंत जो है वो प्रतिक्रिया दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मच्छर बैठा हुआ है, तो उसको जैसे ही ये संदेश मतलब कि गया मस्तिष्क के पास में या मेरुरज्जु के पास में, तो वहां तुरंत जो फीडबैक दूसरे हैंड को भेजता है, या उसको मारो या इसको हटाओ। तो ये जो होता है उसको बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। और टहलना जो होता है ना, वो हम लोग का जो मस्तिष्क है उसमें उसका एक भाग है अनुमस्तिष्क। तो उसकी सहायता से
हम लोग क्या करते हैं कि गति करते हैं, पैर को धीरे धीरे चलाते हुए आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम टहलना बोलते हैं। तो जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है तत्काल होता है, उद्दीपन के प्रति तत्काल क्रिया है। तो इसमें ये क्या होता है स्टूडेंट्स कि काफी कम समय में जो है वो प्रतिवर्ती क्रिया संपन्न होती है, और इसकी तुलना में टहलने में जो है अधिक टाइम लगता है। ये जो है प्रतिवर्ती क्रिया ये मेरुरज्जु द्वारा संपन्न होती है, ये अनुमस्तिष्क द्वारा संपन्न होती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स दोनों में अंतर है। आइए उसको हम लोग लिख करके भी देख लेते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम इसमें अंतर कर सकते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, जब उद्दीपन के प्रति क्रिया होती है, फीडबैक देता है हमारा मस्तिष्क या मेरुरज्जु, तो उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। अनुमस्तिष्क द्वारा हाथ एवं पैर को निश्चित गति प्रदान करके कुछ दूरी तय किया जाता है, तो उसको हम टहलना कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया जो है अनैच्छिक क्रिया है, और टहलना जो है ऐच्छिक है। अलग अंतर है इनमें। इसमें जो है प्रतिवर्ती क्रिया में काफी कम समय लगता है, कुछ ही चंद सेकंडों में हो जाता है, जबकि टहलने में अधिक समय लगता है इसके तुलना में। और प्रतिवर्ती क्रिया जो है मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है, और टहलना में है कि अनुमस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। तो इस प्रकार से ये हो गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रश्न है कि पादपों में प्रकाश अनुवर्तन की क्रिया किस प्रकार होती है, यह देखना है। हाँ स्टूडेंट्स, तो अगला क्वेश्चन है कि पादपों में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है। रियल में स्टूडेंट जो पादप होते हैं ना, जिधर से प्रकाश की किरणें आती हैं उस ओर धीरे धीरे ये झुक जाते हैं, उधर उनके जो तना है या डालियां हैं, पत्ते हैं, उस ओर प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पादपों में प्रकाश अनुवर्तन, ठीक ना। यही हो गया। चलिए इसको लिखकर देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया कि पादपों में प्रकाश अनुवर्तन, पादपों के विभिन्न अंग, खास करके उनके जो तना होता है, पत्तियां होती है, डालियां होती हैं आदि जो है वो प्रकाश के प्रति जो है झुक जाती है, प्रकाश की ओर जो है वो झुक जाती है। तो जब वो प्रकाश की ओर झुक जाती है तो इस प्रकार पादपों में प्रकाश अनुवर्तन होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है स्टूडेंट्स कि जीवाश्म में क्या है। अंतिम यह प्रश्न पूछा कि जीवाश्म में क्या है, वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जीवाश्म में रियल में क्या चीज है। जैसे कि मतलब कि कोई जीव जो है वो यदि पृथ्वी तल में दब गया या रेत में, बालू में, बर्फ में दब गया, जब उसकी खुदाई करते हैं तो उसके जो भी शरीर के अवशेष मिलेंगे, जैसे चाहे वो हड्डी हो या त्वचा हो या पूरा उसका बॉडी का कोई पार्ट्स उसका मिलता है ना, उसके शरीर के बाल वगैरह भी हो सकते हैं, चमड़ा भी हो सकता है, तो उसी अवशेष को हम जीवाश्म बोलते हैं। अब इसमें क्वेश्चन है कि जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। देखिए जितने भी जीवाश्म हैं उनका जो रेडियो आइसोटोप डेटिंग किया जाता है, उनके काल का निर्धारण किया जाता है, तब उससे पता चलता है कि मतलब कि उनमें जो डीएनए कॉम्बिनेशन है उसका जांच किया जाता है, देखा जाता है, और ये बतलाते हैं किस प्रकार से जो जैव विकासवाद हुआ है, मतलब कि पृथ्वी पर धीरे धीरे जो मतलब कि जीव जो है उनका विकास हुआ है। पहले सरल एकोष्कीय प्राणी आए हैं, उनसे धीरे करके जटिल प्राणियों की ओर अग्रसर हुआ है, ये दर्शाता है। तो आइए इसको लिख कर देख लेते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम लोग देख लिए हम लोग कि प्राचीन समय में बहुत सारे ऐसे कई जीव पृथ्वी पर उपस्थित थे जो अब समाप्त या विलुप्त हो गए हैं। जब इनकी खुदाई की जाती है तो पत्थरों पर इनके जो चिन्ह प्राप्त होते हैं, जैसे कि मतलब कि जो हड्डी है या त्वचा है या बाल है, जो भी प्राप्त होते हैं, तो उसे हम जीवाश्म कहते हैं। हाँ, जैव विकास प्रक्रम में इनकी महत्वपूर्ण ये प्रमाण बनकर उभरे हुए हैं। इनसे डीएनए अनुक्रम बनाने में रचनात्मक सहायता मिली है। तो आज के अंक में इतना ही स्टूडेंट्स। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और हाँ कमेंट जरूर कीजिए। और आपकी जो भी मतलब कि बातें समझ नहीं आती है, कृपया उसे मतलब कि कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम आपको रिप्लाई कर सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।